Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Today we will explain mountain range, middle, outer and Shivalik range. In previous chapter I have taught and explained outer Himalaya and middle Himalaya. Today I will explain Shivalik range and other important physical feature of India. So let's start our chapter second. Dear students, listen carefully and note all important points in notebook. The outermost range of the Himalayas is called the Shivalik. मीन्स मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, मीन्स पिछले वीडियो में, कि हिमालय की 3 रेंज होती हैं जिसको हम कहते हैं आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लोअर. इसके हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सबसे अपर हिमालय होता है, यानी जिसको हम जो है हिमाद्री कह सकते हैं, जो हिमाद्री होती है उसको हम कहते हैं आउटर हिमालय. यानी जो बाह्य हिमालय है उसके नीचे वाली जो रेंज है उसको मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल कहा जाता है. और उससे नीचे वाली श्रेणी को शिवालिक रेंज, जैसे जो वैलीज होती हैं, जैसे दून वैली हो गई, या फिर आपका ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, ये सब आपके क्या हैं, दून वैलीज में आ जाते हैं बेटा. ये वैली हैं इनको हम शिवालिक श्रेणियों में इसको हम नोट डाउन करते हैं. देखते हैं कि दे एक्सटेंड ओवर अ विद of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. 1100 meters मीन्स आप समझिए आप कि इसकी जो विद है, जो चौड़ाई है, जो शिवालिक रेंज है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर करीब चौड़ाई है. और जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है और इसका उपयोग भी किया जाता है. लोग यहाँ क्या करने जाते हैं बेटा? सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है लोग टूरिस्ट प्लेस होते हैं, यहाँ पे लोग घूमने टहलने जाते हैं, अपने वैकेशन को जो है एंजॉय करने जाते हैं. बाकी आगे देखते हैं. दीज रेंज आर कंपोज्ड of unconsolidated sediments brought down by river and from the main Himalayan range located further north. यहाँ पे जो शिवालिक श्रेणियाँ होती है बेटा, यहीं के जो आउटर हिमालय होते हैं वहाँ से क्या निकलते हैं, आपके रिवर्स निकलती हैं और जो लोअर हिमालय होते हुए सीधे प्लेन में इंटर करती हैं. जैसे आपको मैंने कई बार बताया है कि बहुत सारे आपके माउंटेन रेंज से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं. अब कुछ रिवर्स हैं जिसकी मैं आपका नाम लेना चाहूँगा, अभी आपको बताना चाहूँगा. जैसे कि आपकी एक रिवर है गंगा, यमुना, सतलज, रावी, चेनाब, व्यास, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर्स जो हैं आपके हिमालय रेंज से निकली हुई हैं. तो इस प्रकार अब कुछ रिवर ऐसी हैं जो हिमालय के आउटसाइड से निकलती हैं, जो हिमालय के और उत्तर से यानी तिब्बतियन प्लेटो से निकली हुई हैं, जैसे सतलज और ब्रह्मपुत्र. और बाकी रिवर्स आपकी जो है इंडिया के फिजिकल फीचर एंड माउंटेन रेंज से निकली हैं, जैसे गंगा, यमुना और आपका गंडक, कोसी, ये सब इंडिया में है या नेपाल बाउंड्री से निकली हैं. तो इस प्रकार बहुत सारी रिवर्स इंडिया में बहती हैं और इंडिया की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल करती हैं, जिससे हम अपनी इरिगेशन या जो है अदर जो ड्रिंकिंग वाटर हैं उस पर हम बहुत ऐसी परियोजनाएं चलाते हैं. मल्टीपल जो है हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स चलते हैं, डैम बनाए हैं जिससे हम लोग कैनाल का उपयोग करते हैं, कैनाल बनाते हैं, कैनाल से हम लोग इरिगेशन करते हैं, लोगों के ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करते हैं. देखिए आगे देखते हैं बेटा कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स. देहरादून, कोटली दून, पाटली दून,
और सम ऑफ द वेल नोन एज दून्स। यानी जो लोअर हिमालय का जो निचला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दून कहा जाता है, दून वैलीज कहा जाता है। इस प्रकार ये दून कहलाते हैं। तब आप सोचिए सिर्फ देहरादून जो है एक वैली है, एक पार्ट है ना, कोई पर्टिकुलर उसका नाम नहीं रखा गया कि दून का मतलब आप समझ गए ना। दून क्या होता है कि जो निचला पार्ट होता है, तराई क्षेत्र होता है, उसको दून कहा जाता है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब लॉन्गिट्यूडनल अगर बेस के आधार पर देखा जाए तो हिमालय को अदर पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन अगर हम चलते हैं तो उसको हम बहुत सारी रीजन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दी डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली। जिसको हम उसको डिमार्क कर सकते हैं, उसको मार्क कैसे किया जा सकता है, रिवर वैली के आधार पर। अब रिवर वैली कैसे, कौन कौन सी है रिवर वैली आप देख सकते हैं। जैसे अगर इंडिया में चलती है तो गंगा घाटी, यमुना घाटी यानी गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी यानी गंगा रिवर वैली, यमुना रिवर वैली या ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, सतलज रिवर वैली। तो नहीं आप समझ रहे हैं ना कि रिवर वैली क्या होती हैं। जहाँ से नदियाँ बहती हैं उसके आसपास जो एरिया, जो रीजन काफ़ी डेवलप होता है उसी को हम रिवर वैली कहते हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। द पार्ट ऑफ हिमालयन लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। मैंने आपको भी बताया इंडस। अच्छा, इंडस की बात मैं अगर करूं तो इंडस रिवर अगर जब हम 1947 के पहले के पार्ट की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया में था। तो इंडस वैली जो थी वो इंडिया से लद्दाख होते हुए निकलती थी और सीधे पाकिस्तान में एंटर कर जाती थी। बट 1947 के पश्चात इंडिया का जब डिवाइडेशन हो गया तो उसका जो है, जो आपकी इंडस वैली है, इसका सिर्फ 10 या 20% वाटर इंडिया यूज करता है, बाकी 80% वाटर पाकिस्तान यूज करता है। और बाकी जो 5 नदियाँ और हैं, 5 रिवर, जिसको अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या है, JCBSR। JCB, बी फॉर बॉल वाला बी है बेटा, जिसका मतलब होगा झेलम, चिनाब और ब्यास, सतलज एंड रावी। तो ये 5 नदियाँ मैंने आपको बताई, 5 रिवर्स के नाम मैंने आपको बताए। ये हैं पंजाब क्षेत्र में बहती हैं, लेकिन इसमें भी डिवाइडेशन हो गया, जिसमें से 3 नदियाँ इंडिया के लिए हैं और 3 नदियाँ पाकिस्तान के लिए हैं। और डिवाइडेशन किसके आधार पर हुआ कि जो नदियाँ ज़्यादातर पाकिस्तान में बह रही हैं, जिसका पाकिस्तान में जो पार्ट पड़ रहा है वहाँ का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया यूज़ करेगा। बाकी नदियों का जो ज़्यादातर इंडिया में बह रही हैं, जिनका बहाव, जिनका पानी का जो फ्लो है वो अगर इंडिया की तरफ है, तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि उसका 80% पानी जो वाटर है वो इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। तो मोस्टली ज़्यादातर नदियाँ जो जम्मू कश्मीर रीजन में हैं उनका नदियों का पानी, उन नदियों का रिवर का जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करता है, जिससे चिनाब और झेलम और आपका ये है क्या नाम है इंडस, ये सारी नदियों का वाटर जो है ये पाकिस्तान यूज़ करता है। बाकी सतलज, रावी और ब्यास, इनका जो पानी है वो इंडिया यूज़ करता है। बट ऐसा नहीं है कि टोटली अगर 20% यूज़ करना चाहे, जो नदियाँ जम्मू कश्मीर रीजन में बह रही हैं, अगर इनका पानी पाकिस्तान तो 80% यूज़ कर ही रहा है, बट इंडिया ने अभी तक 20% का हाफ भी यूज नहीं किया। अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। ऐसा जो ट्रीटी है, शिमला समझौता, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो इंडस वैली का जो पार्ट है, यानी जो इंडस रिवर का जो वाटर है उसके जो डिवाइडेशन का जो पार्ट का, ट्रीटी का, संधि का जो भी समझौता किया गया है, सिंधु जल समझौता, उसके आधार पर हम 20% पानी यूज कर सकते हैं। उस पर हम बहुद्देशीय योजनाएं चला सकते हैं, प्रोजेक्ट चला सकते हैं, मल्टीपल यूज, जो आपके मल्टीपल यानी MPB अगर देखा जाए तो जो मल्टीपल पर्पज़ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, उस पर हम बना सकते हैं। और मोस्टली बहुत सारी ऐसे जैसे दलहस्ती है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान में तो चल ही रही हैं। बगलिहार है, दलहस्ती है, ये इंडिया में चल रही हैं, श्रीनगर और आपके जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। बट पाकिस्तान इन योजनाओं का बड़ा विरोध करता है, UN तक इसकी बात उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसे ही करता रहा, इंडिया डेवलपमेंट करता रहा उसमें और डेवलप करेगा
तो डेफिनेटली जो है जो पाकिस्तान की आतंक की वो फैक्ट्री या फिर आप खेती जो कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उस पर रोक लग जाएगी। उसके सारे जो मंसूबे हैं वो फेल हो सकते हैं। बहरहाल हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। तो आपको मैंने पढ़ाया, अभी बताया कि नेपाल के बारे में भी मैंने अभी नाम लिया था, सतलज रिवर के बारे में मैंने आपको बताया। नेपाल में बेटा बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकलती हैं, जैसे काली गंगा हो गई। अब काली गंगा की बात मैंने की। अभी नेपाल और भारत में काली गंगा जो नदी है, काली गंगा, उसका बड़ा विरोध चल रहा है। नेपाल जो है काली नदी का जो पार्ट है उसको कहता है कि वो पाकिस्तान नेपाल का पार्ट है, और इंडिया कहता है कि वो इंडिया का पार्ट है 1962 के से ही, यानी जब भारत और चाइना का, जब इंडिया चाइना का वार हुआ था 1962 में, तभी से ये इंडिया का पार्ट है। बहरहाल ये तो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर की लड़ाई है, फाइट है, जिसको कहीं ना कहीं चाइना अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसको हम काली नदी भी कह सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ कहाँ पर बेटा आपका? कुमाऊँ आपका ये नेपाल बॉर्डर पड़ता है। नेपाल बॉर्डर को, जिसको जैसे आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सब पार्ट को कुमाऊँ रीजन कहा जाता है। तो ये कुमाऊँ रीजन से बहती हैं काली रिवर। द काली एंड तीस्ता रिवर डेमार्केट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट ऑफ लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज बिटवीन असम हिमालय। अब आपको बात समझ में आई कि जो काली नदी है ये नेपाल बॉर्डर से निकलती है, जो तीस्ता रिवर है ये आपके सिक्किम बॉर्डर से आती है, और जो दिहांग है ये अरुणाचल। यानी आपको एक साथ मैंने 3 रिवर के नाम बताए, काली नेपाल है, तीस्ता सिक्किम, और दिहांग यानी दिहांग या दिबांग 2 नाम हैं, ये अरुणाचल से असम में इंटर करती है। तो इसको हम असम हिमालय से भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो दीज ब्रॉड कैटेगरीज। बहुत सारी कैटेगरीज हैं बेटा, मीन्स इस प्रकार के हम छोटे छोटे पार्ट की बात करें, असमिया देखिए आपने अभी पढ़ा, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल का पार्ट है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन हैं जो जिस पार्ट में, जिस स्टेट में आ रहा है, जिस कंट्री के आसपास उसका रीजन पड़ रहा है, उसी के नाम से उसको हम पुकारते हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। बेटा क्वेश्चन आपका है कि फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। आपको फाइंड करना है, ढूंढना है कि कुछ रीजनल हिमालय के नेम। तो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एक बाउंड्री लाइन बना देती है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर मोस्टली बह तो रही है इस समय चाइना में, बट वो जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उसका ओरिजिन मानसरोवर झील के पास एक है, तिब्बत प्लेटू रीजन में। तिब्बत जो रीजन है आपका प्लेटू रीजन, यहीं पर एक सरोवर है जिसको मानसरोवर कह सकते हैं, वो लेक है ना। तो वहाँ से निकलती है बेटा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत जो रीजन है ये एक प्रकार से पहले प्राचीन काल में कहते हैं कि इंडिया का ही पार्ट था, बट धीरे धीरे ये अपना एक स्वतंत्र पार्ट हुआ। लेकिन 1950 के पश्चात जब पाकिस्तान और बॉर्डर का डिवाइडेशन हुआ, फिर चाइना का डिवाइडेशन हुआ, चाइना इंडिपेंडेंट बना, तो उसने धीरे धीरे तिब्बत को अपने पार्ट में मिला लिया। और इस प्रकार अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से उसने बहुत से छोटे छोटे स्टेट को, बहुत से सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपने में मिला लिया। जैसे इस समय हांगकांग, वियतनाम का भी मैटर काफ़ी चल रहा है बेटा। हांगकांग को भी वो अपना मानता है, वियतनाम को भी अपना मानता है, उसके बाद ताइवान को भी अपना ही मानता है। तो इस प्रकार बहुत सारे कंट्रीज या छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनको वो अपने में मिलाना चाहता है, फिर मिला रहा है, और तिब्बत को ऑलरेडी वो मिला चुका है। तो इस प्रकार जो आपका ब्रह्मपुत्र रीजन है, ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन है, ये क्या करता है कि एक बाउंड्री लाइन बनाता है। किसकी बाउंड्री लाइन बनाता है बेटा? ये आपके अर्थ और चाइना, मतलब मीन्स इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन बनाता है, जो लगभग सबसे पहले इंटर करती है अरुणाचल से असम में। इसी रिवर का नाम हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र के पहले इसका नाम क्या होता है? इसका नाम तिब्बत में सांगपो होता है।
सांगपो के पश्चात जब अरुणाचल में नाम इंटर कर दिया इसका नाम दिहांग, और जब फिर असम में इंटर करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र, और जब यही ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में इंटर करती है तो नाम हो जाता है जमुना, और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में इंटर करने के बाद जब जमुना बनती है, और इधर से जो आपकी गंगा है, गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल के बाद इंटर करती है बांग्लादेश में तो नाम हो जाता है पद्मा, और जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तो नाम बन जाता है मेघना, और मेघना रिवर ही जाके फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको कोई पॉइंट्स डाउट्स होते हैं बेटा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम आपके सारे डाउट्स को, सारी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर का एक भाई कहलाता है। बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनको याद करने का तरीका क्या है बेटा? याद करने का फार्मूला है कि एटीएम आना ममी, ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम से मिजोरम या मेघालय, आ से अरुणाचल, फिर ना से नागालैंड, है ना, ममी से यानी यम से मिजोरम और मणिपुर यानी मेघालय या मणिपुर, आप कुछ भी बोल सकते हैं ममी, तो एटीएम आना ममी। ये जो है आपका 7 सिस्टर्स को याद करने का फार्मूला है। बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं और अपने आप माइंड में बैठा सकते हैं। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए 7 सिस्टर्स का एक ब्रदर कौन सा है, तो वो सिक्किम कहलाता है। सिक्किम की कैपिटल क्या होती है? गंगटोक। ठीक है, तो ये आपके जो 7 सिस्टर्स हैं इनको हम पूर्वांचल हिमालय भी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट हैं। इनको हम नेफा के नाम से भी जानते हैं। हाँ तो बच्चों, नेफा का मतलब होता है NEFA मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, यानी पूर्वोत्तर का इलाका। भारत का पूर्वोत्तर का इलाका है बेटा, जो है एकदम पूर्वांचल श्रेणी से मिलकर बने हुए हैं। और यहीं के जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो माउंटेन रेंज हैं बेटा, ये हिमालय की माउंटेन रेंज होती हैं, जो इंटरनल यानी अर्थ के अंदर से ही होते हुए आपके मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, जो आपका गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, जो आपकी जो है मिजो हिल्स हैं, इन सब से होती हुई नीचे होते हुए वो बाउंड्री लाइन बनाते हुए म्यांमार तक फैली हुई हैं, बांग्लादेश में भी फैली हुई हैं। ये पूरी हिमालय श्रेणियाँ फैलते हुए सीधे सीधे नीचे से नीचे इनका विस्तार होते हुए फैलते हुए ये अंडमान निकोबार तक पहुंच गई हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो है ये किसका पार्ट है, तो आप कह सकते हैं कि ये हिमालय का विस्तार है, ये हिमालय का विस्तृत पार्ट है। मैप में दिखाते हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर POK जिसको हम दिखाते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अगर वहाँ से उठाएं तो काराकोरम रेंज है, और काराकोरम रेंज से लेकर के पूर्वांचल रेंज तक, पूर्वांचल से फिर साउथ में चलते हैं ये अंडमान निकोबार तक, ये पूरा आपका हिमालय का विस्तृत पार्ट है बेटा। तो आप सोच सकते हैं कि हिमालय का विस्तार कितना दूर, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हिमालय क्योंकि अभी नवीन न्यू माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, अभी इसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और ये डेफिनेटली अभी आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली अभी आगे ये बढ़ेगा। और क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ 1-2 सालों में नहीं हुआ है, लाखों हज़ारों साल लगे हैं बनने में। और नदियाँ अभी भी अपने साथ कीचड़, मिट्टी, सिल्ट लेकर आ रही हैं, और समुद्र के यानी ओशियन के या फिर सी के तलहटी में जो उनका सरफेस है, सरफेस के साथ साथ उसका जो लो लेवल है, वहाँ पर अभी भी मिट्टी कीचड़ लाके गिरा रही हैं, और धीरे धीरे वो पार्ट भी ऊंचा होता जा रहा है। और इनके फ्यूचर में हज़ारों लाखों साल बाद देखिएगा कि जो ये सुंदरबन का डेल्टा है ये भी एक माउंटेन बन जाएगा। क्योंकि अगर आज ये सुंदरबन का डेल्टा बना हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पर पहले भी ओशियन रहा होगा, वहाँ भी पहले वाटर रहा होगा, बट आज वो धीरे धीरे पार्ट ऊंचा उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नदियाँ अपने साथ कीचड़ मिट्टी लेकर आ रही हैं और वहाँ पर वो गिरा रही हैं। तो आगे भी देखते हैं बेटा कि कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। कवर्ड विद डेंस मीन्स क्या हुआ कि जो आपका नॉर्दर्न ईस्ट वाला पार्ट है, जहाँ पर क्या मिलते हैं बेटा? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ये बेटा बहुत ही डेंस हैं, बहुत ही घने हैं, यहाँ का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर बरसात ज़्यादा होती है बढ़िया। क्योंकि मिजो हिल्स हैं, मेघालय है जिसको हम होम ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है, मणिपुर जिसको होम ऑफ या हाउस ऑफ जेम्स भी कहते हैं, मणिपुर है ना, मोतियों का शहर या फिर बादलों का शहर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो पार्ट हैं ये कहीं ना कहीं
माउंटेन जो हैं ये फैले हुए हैं, किससे ढके हुए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज़ होते हैं उनसे ढके हुए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो नहीं है, बट फॉरेस्ट घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं बेटा कि दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। अभी मैंने आपको नाम बताया, मिजो हिल्स है ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स, पटकाई बम वहाँ पे एक जो है पटकाई हिल्स है ना, तो पटकाई बम वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, पटकाई हिल्स। नागा हिल्स नागालैंड में है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स हैं। तो इस प्रकार हिल्स या श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ वहाँ पे मिलती हैं जो हमारे माउंटेन रेंज, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो है क्लाउड्स को, या हमारे जो क्या नाम है वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले आसपास, उनकी पूरे लाइफ स्टाइल को वो प्रभावित करते हैं, चेंज करते हैं बेटा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन क्या है बेटा? ऐसा सरफेस एरिया जो समतल हो, जो सी लेवल से ऊंचा हो, सी लेवल से। अब आप ये मत सोचिए, सी लेवल की याद रखिए, समुद्र तल से ऊंचा होना चाहिए। बस ये ना हो कि प्लेटू से ऊंचा हो या माउंटेन से ऊंचा हो, क्योंकि अगर माउंटेन से ऊंचा तो कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और अगर प्लेटू से ऊंचा हो जाएगा तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेटू ही माउंटेन से सबसे नीचे प्लेटू आ जाता है। और प्लेटू से भी नीचे क्या आएगा आपका? प्लेन आएगा। और प्लेन से भी नीचे क्या आता है आपका? ओशियन, यानी जो उसका जो लो लेवल होता है ना, तली जिसको कहते हैं, तलहटी। तो द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगर देखा जाए तो इंडिया को, मैंने आपको भी कुछ दिन पहले जीके में मैंने बताया था कि इंडिया की रिवर सिस्टम को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। वो 3 प्रकार की रिवर सिस्टम कौन कौन से बेटा? गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, और उसके बाद जो है इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र। तो इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि JCB, असार प्लस इंडस, ये आपके हो गए। गंगा में गंगा, यमुना, कुछ नदियाँ गंडक, कोसी, ये सब मिल गई। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है बेटा, ये आपका अकेले कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलते हुए चाइना में रन करती है, यानी तिब्बत में रन करते हुए फिर एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल के बाद फिर असम से फिर आपका बंगाल, और बंगाल में मानी वेस्ट बंगाल में नहीं है, बांग्लादेश में है, बंगाल में। और फिर इधर आपका गंगा से मिलने के पश्चात मेघना का निर्माण होता है। और मेघना नदी जो क्या बनाती है, देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। तो इस प्रकार रिवर सिस्टम हुआ। अगर हम वाटर के अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो वाटर का जो अमाउंट है उसके आधार पर हम इंडिया के जो रिवर सिस्टम है 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉर्दर्न माउंटेन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है यानी नॉर्दर्न रिवर सिस्टम और दूसरा प्लेटू रिवर सिस्टम, या आप ये भी कह सकते हैं कि सीजनल रिवर सिस्टम एंड पेरिनियल रिवर सिस्टम। पेरिनियल मतलब होता है कि सतत वाहिनी, यानी उसमें हमेशा पानी बना रहेगा, वर्ष भर पानी बना रहेगा। तो जितने भी नॉर्थ यानी माउंटेन वाली जो हिमालय वाली रिवर सिस्टम है, जितनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वहाँ पे हमेशा पानी हमेशा बना रहता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और पानी बना रहता है, वाटर नदियों में हमेशा रहता है। बट जो प्लेटू रीजन के जो रिवर सिस्टम है, जो आपके दक्षिण भारत के जो रिवर सिस्टम है जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो रिवर सिस्टम है इनमें हमेशा पानी नहीं बना रहता। समर के सीज़न में पानी के सूख जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि जब सीज़न आता है, जब मौसम आता है रेन का, जब मानसून सीज़न आता है तब इसमें पानी बढ़िया बना रहता है। दूसरा प्लेटू रीजन है, क्योंकि प्लेटू रीजन पे कोई ओशियन होता नहीं, प्लेटू रीजन पे कोई आइस होती नहीं है, कोई ग्लेशियर होता नहीं है, इसलिए पानी सूखने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा चांस ये भी बनता है क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में जो है नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। बट साउथ इंडिया में प्लेटू रीजन है, पत्थर हैं वहाँ पे, इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। वहाँ पे इरिगेशन के सिस्टम या ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम काफ़ी जो है परेशानी वाले होते हैं। बट फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे वहाँ की जो वाटर की समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व किया गया है। अब जैसे आप जान सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम जिसको हम हीराकुंड डैम कहते हैं, महानदी में बनाया गया है। उसके बाद नागार्जुन डैम बना हुआ है ना।
लगभग वहाँ छोटी या बड़ी नदियों पर जितनी भी नदियाँ हैं, लगभग हर नदियों पर, एवरी नदी रिवर्स, सब पर कोई न कोई डैम या जो है अन्य प्रकार की योजनाएं चल रही होती हैं, जिनसे हम जो है ह्यूमन बींग्स के लिए या इरिगेशन के लिए हम वाटर जो है सप्लाई कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे नॉर्दर्न प्लेन का पूरा पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।